Good morning, 8th class students. Hope you all are well. And today in social science, we are going to start the new chapter of civics, that is understanding laws. And in this chapter, we are going to know about the laws which is framed by the parliament. And as in previous chapter, we have learned that why the parliament is needed in the country like India, what is its requirement, and which two main institutions are there, and how it used to work. As we know that the main function of parliament is to frame laws. ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो मेन काम है वो है टू मेक लॉज. और जैसा कि हमें मालूम है कि कुछ लॉ जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, विच लॉज विच वी आर गोइंग टू फॉलो, हम उसको फॉलो करते हैं. जैसे कि है एक लॉ बना हुआ है कि एनी पर्सन who is 18 years of age or more than 18 years of age is eligible to give vote. ठीक है, वो वोट दे सकता है. इन द सेम वे कुछ और भी लॉज बने हुए हैं, लाइक इफ़ समवन वांट्स टू बाय और सेल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए भी कुछ लॉज बने हुए हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से पार्लियामेंट का मेन फंक्शन है टू फ्रेम लॉज. और जैसे से जो न्यू लॉज बनते हैं तो हम लोग जो है उन लॉज को फॉलो करते हैं. कुछ लॉ जो होते हैं वो पॉपुलर भी होते हैं, कुछ अनपॉपुलर होते हैं या कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं. तो जिनके कारण जो है उनके जो बेनिफिट्स हैं या उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख करके उनमें डिबेट किया जाता है, डिबेट होता है, और उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से जो लॉ है वो आगे कंटिन्यू होते रहते हैं. In this chapter, in the starting, they have given one incident in which एक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके बेटे को 10 years की पनिशमेंट जो है हो गई थी, बिकॉज ही हैज़ कमिटेड सम क्राइम, एंड फॉर दैट क्राइम ही हैज़ sentenced for 10 years jail. He got that 10 years imprisonment. But what that government official has done, he has used his political and economic power, and with the help of that, that person has उसने अपने बेटे को कहीं पे छिपा दिया ताकि उसको वो पनिशमेंट ना मिले. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, इज़ दिस द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर? तो हम ये सोचते हैं कि ये जो केस जो दिया गया है, जो इंसिडेंट बताया गया है, इससे ये क्लियर होता है कि दिस पर्सन हैज़ वायलेटेड लॉ. ठीक है, इसने लॉ को क्या किया है, वायलेट किया है, इसके दुरुपयोग किया है इसने. और ऐसा करने के कारण जो है देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द यूज़ ऑफ लॉ. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम लोगों का कंट्री जो है इंडिया जब आज़ाद हुआ था इन द ईयर 1947, तो उस समय जो हम लोग के उस टाइम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हर धर्म से और हर जाति और हर एरिया से इन लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन लोग को सेलेक्ट किया था. एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स दे हैव फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव मैंशनड दैट इन इंडिया वी विल बी फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ. हमने क्या फॉलो करना है, रूल ऑफ लॉ. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, इसका मेन जो है इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ. ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, दे आर इक्वल बिफोर लॉ, whether the person is belonging to any religion, whether the person is very wealthy or he is poor, or he is following any kind of tradition, custom, whatever is there, and no discrimination should be there on this basis. All people are, they all are equal before law. सब लोग जो हैं वो लॉ के सामने बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, और कोई भी उसका जेंडर हो. तो सारे जने जो हैं वो
हमारे कानून के सामने क्या है, बराबर है। ठीक है। द अदर इज दैट व्हाट डज द रूल ऑफ लॉ मीन्स। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. सारे जितने citizens हैं all are equal। ठीक है। ये लॉ जितने भी हैं वो सब लोगों के लिए बराबर हैं एंड कोई भी जो है व्यक्ति जो है कानून के ऊपर नहीं है। नो वन इज़ अबव द लॉ। चाहे वो पर्सन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या वो बहुत अमीर आदमी हो। ठीक है। चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो तो भी जो है वो कानून के ऊपर नहीं है। इट मीन्स कि लॉ इज़ अबव ऑल। ठीक है। और अगर कोई भी इस तरीके का वायलेशन करता है, लॉ को वायलेट करता है, तो व्हाट विल हैपन? दे ऑल आर फॉर लाइबल टू गेट पनिशमेंट एंड दैट विल बी इक्वल। ठीक है। उनको पनिशमेंट भी मिलेगा और इक्वली मिलेगा। बट इफ़ वी सी द कंडीशन ऑफ एंशियंट इंडिया, अगर हम एंशियंट इंडिया की देखते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि उस समय काफ़ी सारे जो हैं लॉज बने हुए थे और वो लोकल लॉज थे एंड दे वेयर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। ओवरलैप कर रहे थे। वाई? बिकॉज जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे उनके जो हेड्स थे दे वेयर डिफरेंट, उनका एरिया डिफरेंट था और हेड्स डिफरेंट होने की वजह से जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस थे वो डिफरेंट थे। तो अगर हम उस समय का देखते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उस समय जो था, जो पनिशमेंट होती थी सेम क्राइम के लिए, जो पनिशमेंट होती थी इट कैन बी डिफरेंट इन वन कम्युनिटी एंड इट कैन बी डिफरेंट इन द अदर कम्युनिटी। कभी कभी तो जो क्राइम भी सेम होता था बट बिकॉज जो पर्सन है ही इज़ बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, तो लोअर कास्ट में बिलोंगिंग की होने की वजह से द पर्सन यूज टू गेट मोर पनिशमेंट एज कंपेयर टू द हाई कास्ट पीपल। ठीक है। हाई कास्ट लोगों को कम दिया जाता पनिशमेंट, लोअर कास्ट को ज़्यादा दिया जाता था। इट मीन्स देयर वाज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच हायर एंड द लोअर कास्ट पीपल। गॉट इट? लेकिन ये इट वाज changed when the Britishers started ruling in India, and that time there was little change in this kind of punishments। ठीक है। तो at that time the British colonialism introduced the rule of law in India। उस समय उन लोगों ने थोड़ा बहुत जो है इंडिया में रूल ऑफ लॉ जो है वो स्टार्ट किया था। एंड what they used to think कि बिल्कुल एट द टाइम इन द ईयर 1870 में द ब्रिटिश लॉ जो है इन लोगों ने एक इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। ठीक है। और इसमें इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में ये था कि इफ़ अ पर्सन इज़ प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो व्हाट विल हैपन? ही कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडियन जो पर्सन है, इफ द पर्सन इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल रूल और दे आर criticizing the way the Britishers were ruling in India, then what will happen? The person will be arrested and he will put in bars and there will be no ट्रायल। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ट्रायल नहीं किया जाएगा, सीधा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इस टाइप की सिचुएशन आने पे हमारे कुछ जो नेशनलिस्ट थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग सच टाइप ऑफ एक्ट्स, क्योंकि व्हाट इज़ देयर, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था एंड फॉर दिस रीज़न दे स्टार्टेड फाइटिंग सो दैट दे कैन गेट some kind of equality. Not only the Indian nationalists but also the people who were in the legal profession, they also started coming out and they also started demanding the respect in the colonial court। उस समय जो कोर्ट्स वगैरह जो बनते थे हमारे जो कॉलोनियल कोर्ट्स थे, न्यायालय जो थे, वहाँ पर भी उन लोगों ने बोला कि हमें क्या होना चाहिए, वी शुड गेट सम
रिस्पेक्ट, वी शुड ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट इन दीज कोर्ट्स। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन जजेस थे उन लोगों ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन मेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजंस। ठीक है, कि जो है इंडियंस जो हैं उनको इक्वालिटी मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, एंड दे हैव ऑल्सो ट्राइड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग विच पीरियड, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम हो गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो हमारे जो उसमें मेंशन कर दिया गया कि जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी वो क्या करेगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बने हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए हैं और जो एक्ट हैं उसके हिसाब से ही दे विल बी फ्रेमिंग द लॉज। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे ईयर बाय ईयर जो है न्यू रूल्स और एक्ट जो है वो रेगुलेट होते चले गए। इवन इन द ईयर 2005 द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज फ्रेम्ड, जिसमें कि क्या नया क्या किया गया था, इसमें था कि जो सन हैं या डॉटर हैं एंड देयर मदर, दे विल बी ऑल्सो हैविंग इक्वल शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें जो सन है, डॉटर हैं और जो मदर है, इन सबको इक्वल प्रॉपर्टी शेयर की जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि ओनली द सन इज़ लाइबल टू गेट द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, बट नाउ इवन द डॉटर एंड द वाइफ इज़ लाइबल टू गेट दैट शेयर। ठीक है, स्टूडेंट्स द अदर part of the chapter we will continue in the next video.